जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मॉड्यूल नंबर हम 12 करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम ना कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज जो है ना वो पढ़ेंगे। और ये जो लिवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, दो चीज़ों के ऊपर हमने पढ़ना है, एक फाइनेंशियल लिवरेज पे और एक जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज पे। ठीक है, तो मज़ीद जो है वो इसमें यही आ सकता है कि लिवरेज क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं मॉड्यूल नंबर 11 के अंदर भी, और इसी तरह जो था ना मॉड्यूल नंबर 10 शायद उसमें भी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो लिवरेज और ये वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, वो 11वें 12वें और 13वें मॉड्यूल के अंदर है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? ये ऑपरेटिंग लिवरेज होता है आपके ना ऑपरेशन से मतलब, यानी प्रॉफिट वगैरह आप जब बढ़ाना चाह रहे होते हो तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेल्स के थ्रू यानी बढ़ाते हो। तो जब सेल्स आप कर रहे होते हो तो उसके वक्त जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना चीज़ों की, उस वक्त जो कॉस्ट लग रही होती है तो उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स रहती है हमारी। तो ऐसी चीज़ों को जिनके ऊपर फ़िक्स कॉस्ट रहनी हो ना, उनको अगर हम मेंटेन करें ना, तो उससे भी जो है ना वो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना वो बढ़ता है। जिसका मतलब है कि ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ता है, हमारा ऑपरेशन जो है ना वो तेज़ी से परफॉर्म होते हैं, जिसके ऊपर कॉस्ट कम आती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो वो कैसे होता है कि फ़िक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे एसेट, ऐसे फिक्स्ड एसेट को हम ला के जो है वो मेंटेन करते हैं जिनके ऊपर कॉस्ट फिक्स देना होती है। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग ही जो है ना वो है और उसके अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, उस बिल्डिंग की जो किराया रहने वाला है ना वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब उसके ऊपर जो कॉस्ट है ना वो फिक्स है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों की जो कॉस्ट अगर आप फिक्स कर लेते हो तो ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली, तो उसकी वजह से आप जो है वो काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, उसमें उससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग फिक्स रहता है। दूसरी तरफ है फाइनेंशियल लिवरेज। जो फाइनेंशियल लिवरेज है ना वो ये चीज़ है कि आपने ना फाइनेंस जब करवाना है ना पैसा, तो ऐसे सोर्सेस से पैसा लेके आओ जिनके ऊपर कॉस्ट फिक्स देनी हो आपने। जैसे कि डेट के थ्रू जो है ना वो आप फाइनेंस करवाओ पैसा, तो उसके ऊपर आपने जो है वो कम देनी होती है। तो यही बात हम पहले एक पूरे मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं जो फाइनेंशियल लिवरेज था उसके अंदर। तो उसके बाद आ गया जी ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कॉस्ट है वो फिक्स होती है और ये हमारा इन्हांस कर देता है रिटर्न को। ठीक है, तो लिवरेज जो होती है ना वो पैदा होती है दरअसल डेट के इस्तेमाल से, डेट की वजह से, क्योंकि डेट के ऊपर हमने कॉस्ट जो है ना फिक्स देना होती है, मरोज़ी आ सकती है, पता होना चाहिए आप लोगों को। डेट जनरली हैज़ फिक्स कॉस्ट। अब जो डेट होता है ना वो क्यों हमारी मतलब कि रिटर्न को बढ़ा देता है, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसके ऊपर हमने जो कॉस्ट देनी होती है ना वो, यानी इंटरेस्ट जो देना होता है वो फिक्स होता है। अब आ गया फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है दरअसल। जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो कहता है वो तब्दील नहीं हुआ करती। ठीक है ना, वो एक जैसी रहती है। जैसे बिल्डिंग का किराया 1000 रुपया है तो पूरा साल वो 1000 ही चलेगा। हाँ, पीरियडिकली चेंज हो सकता है कि 1 साल के बाद अगर कोई नया मुआहदा होता है तो फिर उसके मुताबिक जितनी दौरानिए के लिए वो मुआहदा होगा उस तक वो सेम रहेगा। तो ये जब भी मतलब कि ना आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से आपका जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तब्दील नहीं होती। जिसका मतलब है कि एक बिल्डिंग के अगर आप के अंदर अगर आप 100 जूते बना रहे हो तब भी आपको बिल्डिंग का किराया 100 रुपये देना है। ठीक है, अगर 200 बनाओगे तब भी 200 100 देना है, 300 बनाओगे तब भी 100 देना है। मतलब ये कि प्रोडक्शन जो है ना उसके लेवल के तब्दील होने से आपका जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तब्दील नहीं होती। पीरियाडिक कॉस्ट कहलाती है, पता होना चाहिए, मरूज़ी आई हुई है इसमें से बहुत सारी। उसके बाद पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो तब्दील होती है। इसका क्या मतलब है पर यूनिट मतलब कॉस्ट के तब्दील होने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट पड़ी हुई है ना, एक अंडे के ऊपर 10 रुपये कॉस्ट है। ठीक है, 2 अंडों के ऊपर 5 रुपये हो जाएगी, 5 5 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 3 अंडे होंगे तो और मज़ीद कम हो जाएगी। इस तरह से जो बिल्डिंग का किराया था ना फॉर एग्जाम्पल वो 10 रुपये था। ठीक है, एक अंडे की कीमत जो थी वो 1 रुपया लगा लो, तो एक अंडा बनाओगे तो एक अंडे के ऊपर तो वो 10 के 10 ही मतलब पड़ेगी ना, क्योंकि जो कॉस्ट होती है ना आपकी टोटल फिक्स उसको डिवाइड किया जाता है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर जो आपने चीज़ें बनाई होती है। जितनी ज़्यादा बनाओगे उतना ही वो डिवाइड होता जाएगा हर एक चीज़ के ऊपर, यानी कि आपका जो फिक्स कॉस्ट होती है इस तरह से बिल्डिंग का किराया मतलब। तो इस तरह से जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो पर यूनिट के हिसाब से तब्दील होती रहती है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज। उसके बाद आ गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ ऑपरेशन, यानी लेवल ऑफ ऑपरेशन जो है उनकी तब्दीली के साथ वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो क्या होती है? चेंज होती है, तब्दील होती है द कॉस्ट। अब ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक चीज़ बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर 1 रुपया लग रही है फॉर एग्जांपल। अब वो वेरिएबल की बात करूँ, पिछले वाली थी कॉस्ट फिक्स, वो था बिल्डिंग का किराया वगैरह। अब आ गया जो चीज़ बनाने जा रहे हो ना उसके अंदर जो चीज़ लग रही है, मिसाल के तौर पे आप लोग पेप्सी की बोतल बनाने जा रहे हो, उसके अंदर बोतल लग रही है, उसके अंदर उसका जो जो मतलब डालते हो गैस वगैरह होती है, और ठीक है वो पानी जो लिक्विड होता है
और उसके अंदर जो भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस हैं जो भी डालते हो, तब ये देखो आप लोग कि उसके ऊपर जो अब एक बोतल बनाओगे उसके ऊपर 10 रुपये खर्चा आ रहा है, 2 बोतलें बनाओगे तो 20 रुपये आएगा, 3 बोतलें बनाओगे तो 30 रुपया। ये वेरिएबल कॉस्ट है जो कंज्यूमिंग है ना आपकी इन्वेंट्री की, यानी कि आपके रॉ मटेरियल की, वो जो है वो जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाओगे उसके ऊपर ज़्यादा आएगी। समझ आ रही है? तो ये चीज़ है कि लेवल ऑफ ऑपरेशन तब्दील होने से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी तब्दील होती है। उसके बाद इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि असल जो चीज़ होती है ना, जिसका डिपेंड हो रही होती है आपके प्रॉफिट के ऊपर, वो होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, यानी मार्जिन बताती है आपका कितना आपको प्रॉफिट हासिल हुआ है। तो वो दरअसल वेरिएबल की कॉस्ट पे ही डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है उसने तो सेम रहना होता है उसने तो, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है, मार्जिन यही बताती है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम मालूम करते हैं ना, आगे जाके फार्मूला देखेंगे, वो दरअसल सेल में से माइनस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट को। उसके बाद जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो डज नॉट चेंज। अब ये जो है ना वो पर यूनिट के हिसाब से तब्दील नहीं होती, लेकिन वो पीछे वाली थी ना जो, क्या थी बोला, जो वो फिक्स कॉस्ट थी वो तब्दील हो रही थी, यानी वो कम होती जाती है प्रोडक्शन के साथ, ये कम नहीं होती। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये है वेरिएबल में कि एक बोतल की कीमत बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं ना, तो 2 बोतलों के 20 हो जाएंगे, 3 के 30 हो जाएंगे, 4 के 40 हो जाएंगे, तो ये बात है। उसके बाद आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे फार्मूले जो आ रहे हैं ना वो नहीं आप लोगों ने छोड़ने, उसको ज़बानी रट लो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर होता है सेल में से ना माइनस कर देनी होती है टोटल आपकी वेरिएबल एक्सपेंस या वेरिएबल कॉस्ट को। यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या मुराद है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट के अंदर अगर आप निकाल रहे हो तो वो होती है नेट सेल में से आपने टोटल वेरिएबल एक्सपेंस निकाल देना होता है। उसके बाद आ गया जी डिफरेंस है ये, दरअसल रेवेन्यू और जो दरअसल जो नेट सेल होती है ना उसको रेवेन्यू कहा जाता है, एक ही बात है। तो डिफरेंस होता है ये रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का। इसका फार्मूला क्या होता है, सी एम, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी सी। फार्मूला आ सकता है ज़मानी मरूज़ी में याद होना चाहिए, शॉर्ट आ सकता है 3 नंबर का। मरूज़ी के अंदर ही ये बात बाज़ का चीज़ पूछ लेता है वो कि नेट सेल इतनी है, टोटल वेरिएबल इतनी है, तो बताओ आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हुआ, और साथ वो कह देगा फिक्स कॉस्ट इतनी है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसने तो नेट सेल भी बता दी, वेरिएबल भी बता दी, कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी बता दी, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाऊँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला यही रहेगा, आप लोगों ने उसको छोड़ देना है, भाड़ में जाए फिक्स कॉस्ट वाला चक्कर, उसको देखो ही ना। आप लोगों ने जो असल चीज़ पूछी है वो देखो, उसके अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही है वो इस्तेमाल करो। स्टेटमेंट में तो वो 20 चीज़ें डाल देगा, इधर से उधर, उधर से इधर, ये किया वो किया कंपनी ने, इतनी फिक्स कॉस्ट पड़ी, अगले साल ये पड़ी, फिर पिछले साल ये पड़ी। आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने देखना वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सेल कितनी हुई है, उसमें से माइनस करो, दोनों का डिफरेंस आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है। वही वो कह रहा है कि फाइंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बस ऐसे ही फजूल में नहीं परेशान हो जाना। सिग्निफिकेंस ऑफ सी एम, सिग्निफिकेंस ऑफ सीएम क्या है, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अहमियत क्या है। नंबर एक तो ये है कि डिसीजन करने के लिए ज़रूरी होती है कि कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर ना आके इन्वेस्टमेंट कोई करना चाह रहा है ना, तो उस कंपनी के अंदर वो चाहता है कि पहले मैं इसका देखूं कि वो मार्जिन कितना दे रही है, उसका क्या जा रहा है सूरत हाल। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो अपने डिसीजन इसी बेस पे देखते हैं कि उसका रेवेन्यू चेक करते हैं और उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसका मार्जिन कितना है। उसके बाद ये है कि जितनी ज़्यादा आप एडिशनल एक्टिविटी करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू यानी प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि जितनी ज़्यादा आप सेल की तादाद बढ़ाते जाओगे ना, डेली अगर आप 10 बोतलें बना रहे थे, अगले दिन अगर 20 कर देते हो तो आपका और ज़्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। एक्टिविटी रोज़ बढ़ेंगी तो उसकी वजह से आपका एडिशनल प्रॉफिट भी बढ़ेगा। उसके बाद आ गया सी एम रेशो, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड रेवेन्यू ऑफ सेल जो है ना उसकी बात करेंगे ना, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो रेशो होती है ना, रेशो, वो अगर सी एम की रेशो मालूम करोगे तो सी एम रेशो से मुराद है कि आपने सी एम अकेला उसको डिवाइड कर देना सेल के साथ। तो सी एम क्या है भला, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है भला, ये जो पीछे फार्मूला पड़ा है भाई, सेल माइनस रेवेन्यू, वो है। तो सेल माइनस रेवेन्यू का डिफरेंस ऊपर आएगा, बटा जो है वो सेल आ जाएगी, तो जो परसेंटेज निकलेगी वो सी एम रेशो यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, उसको हम अब सीएम के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। यानी वेरिएबल कॉस्ट और सीएम का क्या ताल्लुक है परसेंटेज के अंदर, अगर हम देखें तो ये 1 से मुराद 100 है, यहाँ पे 1 से क्या मुराद है, 100% है। तो अगर वीसी मालूम कर रहे हो ना तो 1 में से आप सीएम को रेशो माइनस कर दोगे, अगर आप सीएम मालूम कर रहे हो ना तो 1 में से आप वीसी को, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब उल्टे हैं। देखो वीसी मालूम कर रहे हो ना, वीसी रेशो वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वो बराबर होगी 1 यानी 100 में से आपने सीएम की रेशो जो बनी है वो निकाल दो, बाकी वीसी की रेशो आ जाएगी। इसी तरह अगर हम सीएम रेशो निकाल रहे हैं तो 1 में से यानी 100 में से आपने माइनस कर देना वीसी को, बात परसेंटेज में आ जाएगी। अब है जी ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट की भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ठीक है, चलो एक तो हमने मान लिया कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, तो वो तो बात ठीक है, या एक लॉस में आ रही है तो वो भी ठीक है। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके कंपनी जो है ना इतनी प्रोडक्शन कर रही है कि जितना उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है ना उतना ही वो प्रॉफिट कमा रही है। यानी कि ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट की सूरत हाल। तो ये क्यों, मतलब क्या ऐसा होता है? कब होता है? वो कहता है इस तरह की कंपनियाँ क्यों चाहती हैं, कि क्या ऐसी कंपनियाँ अपना वजूद कायम रखती हैं फिर, कि जिधर उनको ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस होता है, क्या वो क्या चाहती हैं फिर? वो कहता है ये ऐसी कंपनी होती हैं जो ना रेशनल बिहेवियर नहीं रखती, यानी कि वो ये नहीं चाहती कि हमें बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। वो ये कहती हैं कि अगर कंपनी अपना इतना ही कमा रही है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं अगर वो इतना ही कमा रही है ना कि वो अपने अपना ही पाँव पे खड़ी रहे तो बस वो भी बहुत है। तो इनका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता। वो द कंट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इस स्टेज के ऊपर जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। वो होता है इधर आके ना आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन यानी कि जो आपकी जो प्रॉफिट आ रही होती है, जो आपने जितना मतलब कि आपने उसके अंदर इन्वॉल्व की होती है अपनी अमाउंट, वो इक्वल हो जाती है फिक्स कॉस्ट की। कितने फिक्स कॉस्ट की इक्वल हो जाती है? यानी ये तो पता ही है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट तो दरअसल डायरेक्ट आपकी जो है ना, टोटल जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद जो सेल आती है ना वो होती है। अब ये जो सेल होती है ना वो आप के पास आ गई 1000 रुपया, और आपने जो फिक्स कॉस्ट यानी बिल्डिंग का किराया वगैरह सारा कुछ इस तरह की चीज़ों का देना था ना, वो भी 1000 ही था। तो ये कंट्रीब्यूशन जो बचा था ना आपका, अब सारा कुछ सेल में से रेवेन्यू वेरिएबल निकालने के बाद, वो 1000 भी आपने अब कॉस्ट फिक्स के तौर पे दे देते हैं। तो ये वो लेवल होता है जहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन और जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो बराबर हो जाती है। नहीं कि 1000 रुपया बचा था आपके पास सेल में से वेरिएबल निकालने के बाद, अब वो 1000 बचा है वही आपने अब बिल्डिंग का किराया दे देना है, यानी फिक्स कॉस्ट दे देनी है, तो इस तरह से वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, खाता ज़ीरो पे हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या हुआ था भला, कि आपकी जो फिक्स जो कंट्रीब्यूशन थी ना, वो आपकी दरअसल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गई थी, यानी 1000 रुपया बचा, 1000 ही दे दिया किराया, तो इस तरह फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो वो वाला पॉइंट ब्रेक इवन होता है। उसके बाद ब्रेक इवन का आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, कि अगर तो आप लोगों ने सिंपल फार्मूला देख लो इसका, पहले तो होता है कि फ़िक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज होती है। ठीक है, क्या होती है भला? जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट होती है ना, वो बटा होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज के। ये ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल होती है इसका मतलब। ठीक है, ब्रेक इवन सेल का फार्मूला है ये, ब्रेक इवन सेल का फार्मूला। ठीक है, यानी फ़िक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज। और दूसरी तरफ क्या है? ब्रेक इवन सेल। जो ब्रेक इवन सेल है ना वो होती है, अब अभी नीचे वाली जो है ना, ये ब्रेक इवन सेल दी हुई, ये है आपकी डॉलर की सूरत में, यानी रुपीज़ में। अगर आपने कहा जाए ना कि रुपीज़ के अंदर निकालो, डॉलर्स के अंदर निकालो ब्रेक इवन, तो उसके अंदर आप लोगों को सेल भी बताई होगी, फिक्स कॉस्ट भी बताई होगी, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट भी दी होगी, तीनों चीज़ें होंगी। फिक्स कॉस्ट ज़रूर सेल कर दोगे आप, और सेल में से वेरिएबल निकाल दोगे, क्योंकि वेरिएबल का तो पता ही है आप लोगों को, नीचे वाली जो चीज़ है ना वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है, तो ऊपर वाली से ज़रूर दे देनी है बस। कॉस्ट को दे देना, फिक्स कॉस्ट को सेल के साथ ज़रूर दे दोगे आप लोग, और डिवाइड कर दोगे सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को, तो वो आपके पास ब्रेक इवन इन डॉलर या रुपीज़ में आ जाएगा। अब यूनिट में निकालना है। अब इसी फार्मूले को अगर यूनिट में निकालना हो तो वो तो सिंपल फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। यानी फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या है, कि फिक्स कॉस्ट बटा सेल माइनस वेरिएबल। इसका मतलब ये है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है ना बटे में चीज़ है, उसका पता है हमें किसके बराबर होती है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट बटा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पता होना चाहिए फार्मूले का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स के अंदर निकालने का फार्मूला है ये, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। उसके बाद ये ब्रेक इवन पॉइंट है जिसकी पूरी तफसील के अंदर मैंने अपनी स्लाइडों के अंदर वजाहत कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें से अब फार्मूला तो आने से, बस फार्मूले आएंगे वो पता है तो निकाल लोगे। अब ये वाली पिक्चर तो आने से रही है आपकी एमसीक्यूज़ में। ठीक है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, टोटल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू होता है, वो देख लो। ब्रेक इवन पॉइंट, ये पीले रंग का निशान जो डॉट लगा हुआ वो है, जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये तीन चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवीएम इनको कहा जाता है, सीवीपी सॉरी, सीवीपी इसको कहा जाता है। कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का एनालिसिस करते हो, तजिया करते हो आप। किस तरह से करते हो, कि आपकी ना दरअसल जो कॉस्ट है ना उससे मुराद होती है कि आपकी कितनी अमाउंट जो है वो इनकर्ड हुई है प्रोड्यूस करने के लिए अपनी चीज़ें, प्रोडक्शन। यानी ये कॉस्ट इज़ द अमाउंट, कॉस्ट जो है ना वो अमाउंट है इनकर्ड टू प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करने के लिए इनकर हुई है,
उसके बाद वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ़ यूनिट जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, ये पता होना चाहिए। प्रॉफ़िट से हमारा डिफ़रेंस होता है कॉस्ट और रेवेन्यू का, ये भी पता होना चाहिए। अब ये क्यों किया जाता है? मतलब ये कॉस्ट वॉल्यूम जो प्रॉफ़िट या प्राइस एनालिसिस क्यों किया जाता है? वो ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप ये देखते हो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो है वो क्या अफ़ेक्ट पड़ेगा आपके प्रॉफ़िट के ऊपर। यानी अगर आप वेरिएबल कॉस्ट कम कर देते हो या बढ़ा देते हो या फिक्स कॉस्ट को कम या ज़्यादा करते हो, तो उसका आपकी प्रॉफ़िट होता है ना जो फ़िर्म का, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये चीज़ देखने के लिए आप सीवीपी एनालिसिस करते हो। सीवीपी एनालिसिस का फ़ार्मूला जो है ना वो भी बताऊँगा आगे जाके। पहले तो आप देख लो कि इसके अंदर आप लोगों ने फ़र्ज़ क्या करनी है, असम्पशन क्या करनी है। इसके अंदर 3 असम्पशन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज़ आ सकता है। तीनों डाल देगा ए, बी, सी ऑप्शन में और आखिर में कह देगा ऑल ऑफ दीज़। इनमें से एक बदल देगा, कहेगा बताओ कौन-सा नहीं है। समझ आ रही है? तो इस तरह असम्पशन क्या होते हैं कि फ़िक्स्ड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले तो आप ये कहते हो कि भई जो सेलिंग प्राइस है ना, वो फ़िक्स रहेगी। यानी कि जो मेरी सेल है ना डेली की, उसकी जो प्राइस है वो फ़िक्स रहेगी, यानी ₹3 पर यूनिट रहेगी। उसके बाद वो कहते हैं कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट, यानी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक बिल्डिंग किराया 1000 है ना तो 1000 ही रहेगा, ये ज़हन में रखना है। उसके बाद पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज़ कांस्टेंट। अब जो पर यूनिट वेरिएबल के ऊपर कॉस्ट आ रही है ना वो भी आप कहोगे कि वो कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पे कि एक बोतल बनाने की कीमत 10 है ना, तो 2 बनाने की 20 है, 3 की 30 है, तो इस तरह ये चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। ये नहीं है कि एक बोतल बनाओगे तो 10 है, 2 बनाओगे तो 25 है, नहीं, फिक्स रहेगी। यानी कि 3 चीज़ें देखी हमने, फिक्स सेलिंग प्राइस और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? और जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ना वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पता होना चाहिए, तीनों चीज़ों का असम्पशन एमरोज़ी में आ सकता है। उसके बाद है जी ज़रा इसका ना एक फ़ार्मूला है वो देख लेते हैं कि प्रॉफ़िट की इक्वेशन क्या होती है भला? सीवीपी के अंदर अगर हम प्रॉफ़िट मालूम करना चाह रहे हो, तो हमें पता है कि अगर हम देखते हैं वो बराबर होती है हमारी रेवेन्यू में से हम निकाल देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और उसमें से भी निकाल देते हैं हम फिक्स कॉस्ट को, ठीक है? वो बराबर प्रॉफ़िट आ जाता है, ठीक है? प्रॉफ़िट किसके बराबर होता है भला हमारा? प्रॉफ़िट की इक्वेशन क्या होती है? आर यानी रेवेन्यू माइनस टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस एफसी यानी फिक्स कॉस्ट जो है ना उसका जो डिफरेंस होता है ना वो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफ़िट होता है। तो ये पता होना चाहिए सारी चीज़ों का। उसके बाद प्रॉफिट इक्वेशन की एप्लीकेशन देख लो। इसके अंदर ना एसपी होता है यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस होती है। ज़रूर क्यू जो है ना वो क्वांटिटी को शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। देखो अगर सेलिंग प्राइस मेरी 3 है और मैं 3 चीज़ें बेच रहा हूँ तो 3 3 9 हो गई ना। उसके ऊपर जो सेलिंग प्राइस है उसकी बनेगी कितनी? 9 आ जाएगी, यूँ है। ठीक है, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस है ना वो देख लोगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद पीयूवीसी से मुराद क्या है भला? यानी कि ये वही इक्वेशन वही है, आर माइनस टीवीसी माइनस एफसी। बस यहाँ पे टीवीसी था ना टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ पे हमने कह दिया कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होगी और यूनिट इसलिए हमने अब लगाया पर यूनिट क्योंकि उसके साथ हम उसकी जो तादाद होगी उसको ज़रूर दे रहे हैं। और वो ये पहले वाला आर रेवेन्यू है, यानी कि एस पी यानी सेलिंग प्राइस जो है ना उसको ज़रूर दे देंगे अगर हम क्यू के साथ, तो वो रेवेन्यू के बराबर ही आ जाएगा। बात वही है, बस नाम चेंज हुए हैं, आर की जगह पे एस पी ज़रूर क्यू लगा दिया और पी यू वी सी जो है ना ज़रूर क्यू वो लगा दिया टी वी सी की जगह पे। तो इसके बाद वो कहता है अब इसका ज़रा एप्लीकेशन देख लोगे। अगर आपने अब ये फिक्स कॉस्ट चलो उसने बता दी है, ठीक है। पीयूवीसी यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी है और सेलिंग प्राइस भी बता दी है। तो ये पी बताया हुआ है उसने, मालूम करो। तो पी मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है क्यू से मुराद क्वांटिटी है, एसपी से मुराद जो है वो सेलिंग पर यूनिट की चीज़ें मैंने फिर बताई हुई हैं, पता होनी चाहिए। तो अभी देख लो यहाँ पे ना उसने अगर बताया कि प्रॉफिट अगर आपका 1 लाख हो तो फिर बताओ कितने यूनिट आप लोग जो है वो जनरेट करोगे। तो भाई जो प्रॉफिट होता है ना वो आपका अगर 1 लाख हो जाए, पी यानी दे दिया उसने, फिक्स कॉस्ट तो दी हुई थी, क्यों मालूम करोगे तो दोनों चीज़ों को माइनस करके जो ज़रब हो रही है इतनी चीज़ तो डिवाइड हो जाएगी, क्यों आ जाएगा। तो 1500 यूनिट के ऊपर अब एक अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर यही इक्वेशन इस्तेमाल करो तो हमने क्या देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी प्रॉफिट ज़ीरो होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो अगर अब हम पी की जगह पे ज़ीरो लगाएं तो फिर इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा? अगर हम क्यू निकालें तो इसका मतलब होगा क्यू जो है ना उसकी जस्ट जब 10,000 यूनिट आप बना लोगे ना उस वक्त वो पॉइंट होगा जब आपको ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस। अगर इससे ज़्यादा बनाओगे फिर आप समझो प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है ना वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। उसके बाद आगे ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है जी? अब ये ना हमने आगे चलना है अब, ठीक है? हमने ऑपरेटिंग लिवरेज देखना है और फाइनेंशियल लिवरेज भी देखना है, दोनों चीज़ों को हमने लेके चलना है। सबसे पहले तो लिवरेज क्या है इस चीज़ों को देखना है और इनके फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पता होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि ओएल है ना वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो लिवरेज ही देख लेते हैं, लिवरेज होता क्या है दरअसल? लिवरेज से मुराद है कि फिक्स कॉस्ट
जो है ना वो इन्हांस कर देती है। अगर आप कॉस्ट को ना फिक्स कर देते हो ना, यानी यूज़ ऑफ फिक्स कॉस्ट को इस्तेमाल करना टू इन्हांस द रिटर्न या प्रॉफिट या रिटर्न बढ़ाने के लिए, ये होती है। अब उसके अंदर कुछ जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ज़ाहिर है, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं कुछ, मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपकी सेल के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो है, कुछ जनरल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी एसजीए कहा जाता है इनको, सेल जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह। उनको अगर आप क्या करते हो को उनको फिक्स कर देते हो तो उससे आपकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज पैदा होता है। द कॉस्ट इनकर्ड टू ऑपरेट आर रन अ बिजनेस, यानी वो कॉस्टें जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको ऑपरेटिंग जो है वो लिवरेज कहा जाता है। उसमें कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है आपकी। ठीक है, ये पता होना चाहिए बाकी चीज़ों को। इसके अंदर फाइनेंशियल कॉस्ट शामिल नहीं है, वो फाइनेंशियल लिवरेज में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट वाले ऑपरेशन जो है ना, यानी कि द यूज़ ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि ऑपरेटिंग की बात होगी तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कह देंगे हम, जब फाइनेंशिंग की बात होगी तो फिक्स फाइनेंशिंग कॉस्ट कह देंगे हम। ठीक है, टू इन्हांस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए यूज़ ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ करना जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। पहले ही बताया सेल बढ़ेंगी इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर फाइनेंसिंग करवाते हो आप, उधर सेल वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब जो है ना वो इतना पैसा लेके आते हो ऐसे सोर्सेज है जिनके ऊपर फिक्स कॉस्ट देना होती है कि उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब ओ एल वर्क कैसे करता है, वो कहते हैं फिक्स कॉस्ट इज दी पीरियोडिक कॉस्ट। आप लोगों को पता है कि जब आप कॉस्ट को फिक्स कर दोगे तो वो पीरियोडिक कॉस्ट होती है, वो रोज़ चेंज नहीं होती। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ कम हो जाएगी। ज़ाहिर है, फ़िक्स कॉस्ट जो है ना वो तो कम होनी है ना जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि उसने फ़िक्स रहना है, बिल्डिंग का किराया सेम रहेगा। समझ आ रही है? तो इस तरह वो कहता है हायर कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट क्रिएट हाई लिवरेज। अब जितने ज़्यादा कंपोनेंट आप यूज़ करोगे ना फिक्स कॉस्ट के, यानी कि एक बिल्डिंग है उसके ऊपर भी फिक्स कॉस्ट देनी है। इसी तरह अगर आप कह देते हो कि यार ये मैं किराए पे आपसे ना ये मशीन ले रहा हूँ 10 दिनों के बाद दे दूंगा, और उसके ऊपर आपने फिक्स कॉस्ट देनी है, तो वो भी बेहतर है आप लोगों के लिए। ऐसे कंपोनेंट लेके आओ जिनके ऊपर कॉस्ट जो है वो फिक्स रहे, या यूँ कह लो कि ऐसे मतलब कि चीज़ें जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हैं उनके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट वाला कंप्रोमाइज़ ना करो। ऐसी मतलब शर्त रखो, मतलब जिससे भी कोई चीज़ किराए पे ले रहे हो, आप चला रहे हो, कि उसके ऊपर कॉस्ट फिक्स देना पड़े। जब भी आपका मुआहदा हो, फिक्स कॉस्ट उसकी रहे। तो ये बात है। ये ना हो कि आप लोग कह दो कि जी मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मैं इससे इतना दूँगा मार्जिन, ये वाली सही नहीं है चीज़, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज आ गया। पहले था ऑपरेटिंग लिवरेज सारा, अब था फाइनेंशियल। फाइनेंशियल से मुराद है कि डेट के थ्रू फाइनेंसिंग करवाओ ताकि कॉस्ट फिक्स रहे, बस ये बात है। यूज़ ऑफ फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट, यानी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट वाली ना चीज़ों को यूज़ करना ताकि आपकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर, यानी कि जो डिविडेंड होता है ना, इक्विटी होल्डर से क्या मुराद है, शेयर होल्डर, उनका जो रिटर्न होता है ना वो बढ़ा सकें। यहाँ पे आपका मकसद क्या होता है कि जो इक्विटी से मुराद दरअसल क्या होती है, आपके जो शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं भला, आपकी कंपनी के मालिक। समझ आ रहे हैं ना? तो इस तरह से वो कहते हैं उनका जो है ना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, यानी कि उनका रिटर्न डिविडेंड बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, फिक्स कॉस्ट वाली जो फाइनेंशियल सोर्सेज है ना वो बढ़ा लेते हो। तो उससे ये वर्क कैसे करता है, फिर वो कहता है हायर प्रोडक्शन ऑफ डेट क्रिएट फाइनेंशियल लिवरेज, यानी डेट की जितनी ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करोगे ना आप, उतना ही ज़्यादा आप जो है फाइनेंशियल लिवरेज क्रिएट करोगे। अब वो कहता है कि जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी मोर ज़्यादा हो कॉस्ट की निस्बत, तो आपका जो डिविडेंड है ना वो बढ़ जाता है। यानी आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना वो आपने जो डेट के ऊपर कॉस्ट देनी है ना, यानी इंटरेस्ट देना है, उससे ज़्यादा है। सही है, यानी कि आपका जो अर्निंग है ना वो ज़्यादा है, आपने जो कॉस्ट देनी है, इंटरेस्ट देना है उसकी निस्बत। तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा ना, यानी कि जो शेयर होल्डर का डिविडेंड होगा वो बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बढ़ेगा ना। तो उसके बाद आगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब जो ऑपरेटिंग लिवरेज हमने पहले पढ़ा था ना, अब उसकी ज़रा डिग्री पढ़ लेते हैं। इसी तरह हम फाइनेंशियल की भी डिग्री पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है ना, वो कहता है कि जितनी ज़्यादा आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज पैदा होगा ना उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क भी बढ़ेगा। ये भी याद रखना है। जब ऑपरेटिंग लिवरेज हम कर रहे इसीलिए हो रहे होते हैं कि हम रिटर्न बढ़ाते हैं, रिटर्न से मुराद आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट जब बढ़ता है जहाँ भी चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे रिस्क के भी चांस ज़्यादा होंगे। ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया जब ऑपरेटिंग लिवरेज की ना परसेंटेज ज़रा चेंज करते हैं, वो होता है परसेंटेज चेंज इन ईबिट बटा परसेंटेज चेंज इन सेल के बराबर होती है। यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना, DOL, उसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन इक्विटी बटा परसेंटेज चेंज इन सेल। अब इक्विटी बटा इक्विटी ज़रबे हम मतलब इसका जो रुपीज़ के अंदर हम फार्मूला निकालेंगे ना वो हो जाएगा ईबिट, यानी ईबिट बटा सेल था ना, ईबिट ज़रबे फिक्स कॉस्ट बटा ईबिट कर देंगे हम, बस फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे, मतलब ईबिट प्लस फिक्स कॉस्ट बटा ईबिट हो जाएगा। प्लस हो रहे हैं, याद रखना है।
ये रुपीज़ में है, ये फार्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। आ सकता है ईबिट प्लस फिक्स कॉस्ट बटा ईबिट। उसके बाद आ गया हमारे पास डी यू एल यूनिट के अंदर। देखो यूनिट के अंदर जब डी यू एल निकालोगे ना तो वो हो जाएगा क्यू बटा क्यू माइनस क्यू बी ई। क्यू से मुराद है क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस जितनी की है आप लोगों ने, और क्यू बी ई से मुराद है ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। डी यू एल यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना यूनिट के अंदर, वो बराबर है क्यू बटा क्यू माइनस क्यू बी ई। उसके बाद आगे जी हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का वही सीन है कि डी एफ एल जो है ना वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बराबर होती है परसेंटेज चेंज इन ई पी एस बटा परसेंटेज चेंज इन ई बेट। ये याद रखना है। अब ये बराबर हो जाएगा ई बेट बटा ई बेट माइनस इंटरेस्ट के। ठीक है ना, तो ऊपर जो है वो ई बेट रहेगा, नीचे जो है वो। अब इन दोनों चीज़ों का जो हम निकालते हैं ना वो ये भी बराबर होता है कि अगर रुपीज़ में निकालना चाह रहे हो तो ई बेट बटा ई बेट माइनस इंटरेस्ट यानी आई माइनस इंटू डिविडेंड बटा वन पेन माइनस टी होता है। ये भी पता नहीं चाहिए। डिविडेंड से मुराद है प्रीफर्ड डिविडेंड। ठीक है, पी डी बटा वन माइनस टी होता है क्योंकि ये फिक्स रहता है, इसलिए उसको भी इंटरेस्ट में से निकाल देते हैं हम। यानी कि ज़ाहिर है जब भी हम इक्विटी बनाते हैं ना तो इक्विटी के अंदर तो हमने कॉमन शेयर भी दिए होते हैं और प्रीफर्ड शेयर भी होते हैं। तो इसलिए जो प्रीफर्ड शेयर है ना उसको भी आप इंटरेस्ट निकाल देते हो, और जो फिक्स कॉस्ट आपने प्रीफर्ड शेयर पे देनी होती है ना प्रीफर्ड शेयर डिविडेंड की सूरत में, तो पी डी बटा वन माइनस टी भी हो जाता है। तो इस तरह ई बी टी बटा ई बी टी माइनस आई माइनस पी डी बटा वन माइनस टी ये होता है। पता होना चाहिए आप लोगों को इसको। ठीक है, तो वेयर पी डी इज प्रेफर्ड डिविडेंड एंड टी इज़ द टैक्स रेट। पता ही दी होगी सारी चीज़ें। फार्मूला मरूजी में आ सकता है, 3 नंबर का शॉर्ट आ जाएगा। पता होना चाहिए बस आप लोगों को। उसके बाद आ गया जी हमारे पास डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। टोटल लिवरेज होता है ना वो दरअसल इनका हासिल ज़रब होता है, यानी ज़रब देने के बाद जो आता है। तो ईपीएस के हिसाब से होता है वो, यानी कि ईपीएस होता है विद रेफरेंस टू चेंज इन सेल के हिसाब से। यानी कि ईपीएफ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन सेल होता है बस। अब इनका कंबाइन इफेक्ट होता है जो कि हासिल ज़रब होता है। ठीक है, और जो पीछे दोनों फार्मूले पढ़े हैं ना रुपीज़ वाले, या वैसे हमने जो चेंज इन वाले पढ़े थे वो क्या थे भले? एक था ईपीएस बटा ईबिट, एक था ईबिट बटा सेल। तो ईबिट जो है ना, ईबिट से ईबिट ज़रब हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा जब ज़रब देंगे हम दोनों चीज़ों को। तो ऊपर आ जाएगा ईपीएस बटा सेल। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन सेल आ जाएगा। तो डी टी एल यानी टोटल जो मतलब ये डी टी एल होता है ना जो, वो किसके बराबर होता है? डी ओ एल ज़रब डी एफ एल के बराबर होता है, यानी हासिल ज़रब होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ज़रब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। पहले ऑपरेटिंग पढ़ा था हमने, फिर फाइनेंशियल पढ़ा है। भूल नहीं जाना आप लोगों ने। ऑपरेटिंग के अंदर आती है सेल, और जो फाइनेंशियल होती है उसके अंदर आती है आपकी ईपीएस। बस ये याद रखना। और ईपीएस ऊपर आती है, सेल नीचे आती है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि ईबीएट बटा ईबिट मतलब प्लस फिक्स कॉस्ट बटा ईबिट जो है ना वो सेल के साथ होती है। और दूसरी तरफ देखें तो वो होती है ईबिट बटा ईबिट माइनस इंटरेस्ट। और जब पीडी के साथ हम निकालेंगे तो वो अलहदा हो जाती है, पीडी बटा वन माइनस टी भी माइनस हो जाता है। यही अभी जो पीछे पढ़ा था हमने, ये वाला इधर, ये वाला देखो पीडी के साथ रुपीज़ में था ये। ठीक है, तो पता होना चाहिए इन दोनों चीज़ों का आपस में दरअसल फार्मूलों का हासिल ज़रब दिया ना, तो जो चीज़ ज़रब माइनस हुई वो हो गई। अब नीचे रुपीज़ में अगर निकाला, ऊपर वाली थी यूनिट के अंदर, ठीक है, परसेंटेज के अंदर सॉरी, और नीचे वाली किसके अंदर थी भला? रुपीज़ में आ गई। अब रुपीज़ में क्या देखा था हमने कि ईबिट प्लस फिक्स कॉस्ट बटा ईबिट था ना, तो दूसरी तरफ था ईबिट बटा ईबिट माइनस आई माइनस पी डी इंटू वन माइनस टी। तो ईबिट से ईबिट ज़रब हो गया, एक के ऊपर ईबिट आ रहा था एक के बटे में, वो ज़रब हो गया, तो बाकी रह क्या गया? ईबिट प्लस फिक्स कॉस्ट बटा ईबिट माइनस आई माइनस पी डी में वर्टा वन माइनस टी होता है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो 9.75 आ जाएगा। अब भाई जी रिस्क एंड लिवरेज का क्या ताल्लुक है? देखो रिस्क जितना ज़्यादा होगा ना, मतलब आप रिटर्न जितना ज़्यादा लेना चाहोगे, लिवरेज जितना ज़्यादा क्रिएट करोगे, जिसका मतलब है तो उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क भी बढ़ता है। तो रिस्क से मुराद अनसर्टेनिटी होती है, ये भी मरूज़ी आ सकती है, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। पीछे वाले जितने फार्मूले बताएं सारे शॉर्ट 3 नंबर का, 5 नंबर का, लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, मरूज़ी आ सकती है, उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और पता होनी चाहिए हर चीज़ के डिफरेंस का फार्मूलों का। इसका मुराद दरअसल आपके ना एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होता है ना आपको, उसके कितनी दूर है आपका, कितना मतलब हट के आया है, ये चीज़ आपकी रिस्क कहलाती है। तो रिस्क जो है ना वो लिवरेज जितना बढ़ेगा उतना रिस्क का रिटर्न भी बढ़ता है, तो रिस्क भी बढ़ेगा। तो रिटर्न कैन भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ना वो पता है आप लोगों को, जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो जितना ज़्यादा रिटर्न आएगा उतना रिस्क भी ज़्यादा होगा, बस ये पता होना चाहिए। अब ये देख लो कि समाल तब्दीली अगर सेल में आती है ना डी ओ एल के अंदर, तो डी ओ एल दरअसल हमें प्रॉफिट बताता है जो कि सेल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो हमारा थोड़ी-सी भी तब्दीली अगर सेल में आती है, तो वो प्रॉफ़िट को बहुत ज़्यादा तब्दील कर सकती है।
और डीएफएल से मुराद है कि थोड़ी सी भी तब्दीली अगर आपके प्रॉफिट में आती है तो वो बहुत बड़ी ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में तब्दीली कर सकती है, क्योंकि वो सेल से रिलेटेड था। ये जो था वो ईपीएस के रिलेटेड था, और डीटीएल जो था वो दोनों की रेशो थी, यानी ईपीएस बटा सेल का नाम था। तो ये था स्मॉल चेंज इन सेल कैन बी चेंज इन बिग चेंज इन ईपीएस। तो बहुत बड़ी जो है वो ईपीएस में तब्दीली का सबब हो सकती है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर जी 12वां। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।